हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी स्टडी हब उमर सर। दोस्तों, आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि इस यूट्यूब चैनल पे उमर सर आपके लिए आज से विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो है, करंट अफेयर मैगजीन जो है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे डिकोड करेंगे, वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कराएंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों और बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल रिसीव करने के बाद हमने ये सोचा कि हम विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। दोस्तों, हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, हमारा तरीका क्या रहेगा, ये थोड़ा सा हम 1 मिनट में हम आपको बताएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। दोस्तों, अगर मंथली मैगजीन 120 पेजेस की होगी तो हम उसको 12 दिनों में कंप्लीट करेंगे, यानी हर दिन हम 10 पेजेस कंप्लीट करेंगे, यानी एक मंथ की मैगजीन हम 10 दिन में आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हुई पहली बात। दूसरी बात, जो भी बच्चे यहां पे यूपीएससी 2022 या यूपीएससी 2023 या जेकेपीएससी या सीडीएस एग्जाम के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जिस एग्जाम के लिए भी करंट अफेयर जरूरी होता है दोस्तों, आपको किसी भी और सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर, क्योंकि मैं यहां पे करंट अफेयर बिल्कुल जनवरी 2022 से स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों, जो आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, ये हुई पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे यानी यूपीएससी स्टडी हब उमर सर के इस यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री लेक्चर्स मिलेंगे, आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। दोस्तों, पीडीएफ क्यों मिलेगी? आप तो बोलेंगे आप कि सर हमारे पास ऑलरेडी विजन आईएएस की पीडीएफ है, वो भी अच्छी वाली। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मैंने बिल्कुल क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो आप कॉपी कर सकते हैं या डायरेक्टली मेरे पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बस 2 पेजेस 3 पेजेस जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूं आपके लिए दोस्तों, ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ डिस्क्लेमर्स जो मैंने आपको पहले बताए। तो 12 दिनों में हमारी एम रहेगी कि हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अब लास्ट बात वो ये कि अगर आप देखोगे कि मैं यहाँ पे विजन आईएएस की जो पीडीएफ है, पेज नंबर 47 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे बहुत सारे लेक्चर बनाए हैं, 3-4 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, वो अभी अपलोड नहीं हुए, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो अपलोड नहीं हुए, लेकिन आज के लेक्चर अपलोड हो जाएगा शायद। तो ये आज का जो लेक्चर है दोस्तों, ये यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा, और पहले आप ये पढ़िए, अब यहां से कंटिन्यूटी बना के रखिए, और फिर जाके जो 47 पेजेस तक जो लेक्चर है, 47 पेज तक जितने भी 4 लेक्चर आएंगे दोस्तों, वो मैं फिर आपको इसके एंड में दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्टेज ऑफ माय टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम पहले बात करने वाले हैं पेज नंबर 48 पे, जो आपके विजन आईएएस में है, वो है शुगर मिल्स। अगर आप देखिए टॉपिक शुगर मिल, जहां पे वो पेज नहीं आया है, सॉरी फॉर दैट, यहां पे 49 वाला पेज आया है। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है शुगर मिल्स, ये न्यूज में क्यों आया है? बेसिकली अगर आप देखेंगे, ये जो शुगर डेवलपमेंट फंड है और डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, दोस्तों 2 टर्म्स मैंने बोली अभी। क्या क्या? एक मैंने बोला डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा मैंने बोला एसडीएफ रूल्स। दोस्तों, इनको थोड़ा सा याद रख लेना आप, क्योंकि ये न्यूज में है और इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। दोस्तों, बेसिकली हुआ क्या, ये शुगर मिल्स का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हमें क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि एक बैकग्राउंड है यहाँ पे, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि 3 जनवरी को ये आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आया था, न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि न्यूज़ में क्यों रहा। क्योंकि अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोस्तों, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं, और उन गाइडलाइंस के मुताबिक हमने शुगर डेवलपमेंट फंड को रिस्ट्रक्चर करना है, यानी इसको रिस्ट्रक्चर करना है, रीडिजाइन करना है। जो शुगर डेवलपमेंट फंड के जो रूल्स थे, 1983 के जो रूल्स थे दोस्तों, उनको हमने रिस्ट्रक्चर करना है। तो यहां पे हम पहला पॉइंट ये समझेंगे कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने एसडीएफ रूल्स, व्हाट आर एसडीएफ रूल्स? एसडीएफ रूल्स मींस शुगर डेवलपमेंट फंड रूल्स 1983, इनको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ गई। लेकिन दोस्तों, पहले अब क्वेश्चन ये उठता है, सर क्यों इनको रिस्ट्रक्चर, इन रूल्स, अगर 1983 में रूल्स बन गए थे, इनको रिस्ट्रक्चर करने की क्या जरूरत है? दोस्तों,
ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे शुगर मिल्स है ये अभी उनका लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है। जो हमारे शुगर मिल्स है उनका बहुत ज़्यादा अभी कर्जा है जो गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट ने उनको बहुत ज़्यादा लोन दिया था, यानी अभी भी उनको जो लोन पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग जो लोन है वो है 3068.31 करोड़, यानी इतना लोन पेंडिंग है इन शुगर मिल्स को। यानी शुगर मिल्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। शुगर मिल्स को रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, शुगर मिल्स को अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने यहां पे गाइडलाइन स्टार्ट किए, यहां पे गाइडलाइन फिर से इशू किए ताकि जो शुगर डेवलपमेंट फंड रूल 1983 है उनको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, उनको रिस्ट्रक्चर करेंगे ताकि जो शुगर मिल्स है उनको हम अपलिफ्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, चलो मैं यहीं पे अपने पीडीएफ पे ही पढ़ाऊंगा आपको ताकि क्रिस्प नोट से आपको जल्दी समझ आएगा। दोस्तों अगर हम देखेंगे कि न्यूज में क्या था, न्यूज में यह बोला गया था कि जो एसडीएफ रूल्स अब नए से रिस्ट्रक्चर किए गए उनका एम सिर्फ एक ही चीज है, वो ये है कि जो फाइनेंशियली वीक शुगर मिल्स है, दोस्तों याद रख लेना, फाइनेंशियली वीक शुगर मिल्स, लेकिन वो शुगर मिल जो इकोनॉमिकली वायबल है, यानी अगर हम उन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उभर सकते हैं, वो अपलिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि उनकी फाइनेंशियली वीकनेस है, लेकिन हम उनको अगर फंडिंग देंगे तो वो उभर सकते हैं, वो ग्रो अप हो सकते हैं। उन मिल्स के लिए, उन शुगर मिल्स के लिए यहां पे हमने एसडीएफ रूल्स को रिस्ट्रक्चर किया ताकि हम उनके लिए लोन्स अवेल करें, ताकि हम उनके लिए क्या करेंगे, लोन्स देंगे ताकि वो यहां पे फिर उभर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। सो इन शॉर्ट सिंपली एसडीएफ रूल्स इसलिए बनाए गए, इसलिए रिस्ट्रक्चर करे गए ताकि जो भी शुगर मिल कंपनीज है, जो भी शुगर मिल फैक्ट्रीज है, अगर वो फाइनेंशियली वीक है लेकिन उनमें पोटेंशियल है कि वो इकोनॉमिकली वायबल है, तो हम उन पे लोन्स उनको दे सकते हैं जिनकी वजह से वो ग्रो अप हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, ओके। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हम शुगर मिल्स को रिहैबिलिटेट करेंगे बाय प्रोवाइडिंग देम टू द लोन्स, ताकि हम उनको लोन्स देंगे और उनको रिहैबिलिटेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। लेकिन यहां पे एक खास बात क्या है कि ये जो रूल्स है हमने उनको मॉडिफाई किया और हमने अभी उनको लोन्स देने का इरादा किया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको लोन्स देने का इरादा किया, वो भी कितना, 2% बिलो द प्रिवेलिंग बैंक रेट। यानी फॉर एग्जांपल अगर आज की बैंक रेट है 6%, लेकिन हम इनको लोन देंगे 4% पे, यानी उनको 4% का ब्याज चुकाना पड़ेगा, 6% नहीं, यानी 2% का हम उनको क्या देते हैं, बोनस देते हैं। यानी अगर अभी प्रिवेलिंग बैंक रेट 6% है हमारे मार्केट में, तो हम उनको 4% पे ही ये लोन देंगे, ताकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये शुगर मिल्स तरक्की करें। ठीक है ना दोस्तों, यानी ये बात आपको याद रखनी ही रखनी है कि लोन्स जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे वो 2% बिलो देन द बैंक रेट्स। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहां पे बात आती है कि हमने इनको लोन्स क्यों देना है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो फैक्ट्रीज है, ये जो मिल्स है, शुगर मिल्स, इन पे बहुत ज्यादा कर्जा है। अगर हम देखेंगे एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 30 नवंबर 2021 को आई है रिपोर्ट, उसके मुताबिक 3068.31 करोड़ का अभी आउटस्टैंडिंग लोन है, यानी अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। ये जो एसडीएफ लोन हमने उनको दिया था ये अभी भी आउटस्टैंडिंग है इन शुगर मिल्स के पास। ठीक है ना, लेकिन अभी हम और लोन देते हैं और वो भी 2% कटौती ब्याज पे, 2% बिलो द प्रिवेलिंग बैंक रेट, तो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। अच्छा, जो नए गाइडलाइंस अब हमने जारी किए, यानी एसडीएफ रूल्स ने जो नए गाइडलाइंस दिए, उनमें से क्या क्या है थोड़ा सा हम यहां पे पढ़ेंगे दोस्तों। देखो क्या क्या है दोस्तों, वो ये कि हम ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स उनको अवेल करेंगे, यानी चाहे कोई भी हो, यहां पे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होगी, यानी ये सब के लिए सेम रहेगा। लेकिन इसमें एक मुद्दा आता है कि हम किस शुगर मिल को अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे लेंगे और किस शुगर मिल को हम यहां पे लोन प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे सिर्फ दो चीजें हैं, एक कि हम उनको प्रोवाइड करेंगे लोन्स जिनको फंडिंग की जरूरत है, जो इसलिए ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास फंड नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, यानी जो कंटिन्यूअसली जिनको लॉस हो रहा है फॉर द कंटिन्यूअस लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, जिनको लॉस हो रहा है, कैश लॉस जिनको हो रहा है, उनको हम यहां पे ये फंडिंग देंगे। ठीक है, और दूसरी बात, उस कंपनी को देंगे, उस शुगर मिल को देंगे जिसका नेटवर्थ नेगेटिव में जा रहा है, यानी जिस फैक्ट्री का नेटवर्थ नेगेटिव में जा रहा है, हालांकि फैक्ट्री क्लोज नहीं हो चुके, उसमें अभी भी क्षमता है कि वो ग्रो हो सकती है,
ठीक है ना, लेकिन वो नेटवर्थ इसका नेगेटिव हो रहा है, तो हम इसको भी रिस्ट्रक्चर करेंगे, इसको भी रिहैबिलिटेट करेंगे और इसको भी क्या देंगे, लोन देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस किस फैक्ट्री के लिए या किस किस शुगर मिल के लिए हम ये लोन देंगे। ठीक है, यहां पे हम दोस्तों इसके एक खास बेनिफिट आएगा। देखो इसका खास बेनिफिट क्या आएगा, पहले ये बेनिफिट आएगा कि इनको सिर्फ 2 साल तक 2 इयर्स मॉरेटोरियम देना होगा और 5 साल तक उनको रीपे करना होगा ये लोन। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो फैक्ट्रीज है, शुगर मिल फैक्ट्रीज है, ये बड़ा बिग रिलीफ ले सकती है यहां पे, और एक फैक्ट्री जो है ये खुद को ग्रो कर सकती है। ठीक है, और दूसरी बात, हम उनको 2% कटौती के ब्याज पे देते। फॉर एग्जांपल अगर अभी 6% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, बैंक रेट चल रहा है, तो हम इनको सिर्फ 4% पे ही दे रहे हैं। ठीक है ना, तो उनको ईजी हो जाएगा लोन चुकता करना, सॉरी इंटरेस्ट चुकता करना। ठीक है ना दोस्तों, ओके। शुगर प्राइसिंग पॉलिसी, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो 2009 में भी हमने शुगर प्राइसिंग पॉलिसी बनाई थी। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुगर केन प्राइसिंग पॉलिसी 2009 में बनाई थी, और इसके मुताबिक यहां पे हमने क्या चीज किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या चीज किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसेप्ट उस टाइम पे दिया था एफआरपी का कंसेप्ट। देखो दोस्तों, एफआरपी और एसएमपी क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा समझ लेना, एफआरपी और एसएमपी। एफआरपी का मतलब होता है फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस। फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस कब लागू किया, 2009 में, लेकिन 2009 से पहले क्या था, एसएमपी। एसएमपी का मतलब होता था स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। दोस्तों 2009 से स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस था, लेकिन जब शुगर केन प्राइसिंग पॉलिसी आ गई तब हमने यूज किया एफआरपी। लेकिन अब देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों। अगर हम एफआरपी की बात करेंगे दोस्तों, एफआरपी का मतलब है कि ये जो शुगर मिल्स है इनको कितना मिनिमम प्राइस देना है फार्मर्स को, ताकि ये शुगर मिल्स भी चले और फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो भी बिक जाए। ठीक है ना दोस्तों, ताकि जो फार्मर है, फार्मर को कितना ये शुगर मिल प्राइस देगी 1 केजी शुगर केन का, इस मिल को कितना देना पड़ेगा फार्मर को, ताकि फार्मर बेचारे की जो इनपुट कॉस्ट लगे। व्हाट इज इनपुट कास्ट? इनपुट कास्ट का मतलब होता है कि जो वो कमाता है, जैसे वो प्रोड्यूस बनाता है, उसमें कितना कास्ट उस बेचारे को आता है। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं इनपुट कास्ट। यानी ताकि फार्मर को इनपुट कास्ट कवर हो जाए, तो एक फैक्ट्री को कितना कास्ट देना पड़ेगा पर केजी शुगर केन फार्मर को, उसको हम कहते हैं मिनिमम प्राइस। ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं एफआरपी, यानी फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस, दैट इज एफआरपी। लेकिन इससे पहले क्या होता था दोस्तों, इससे पहले होता था जो मैंने अभी बताया आपको, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। तो स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस को हमने रिप्लेस किया, किससे हमने रिप्लेस किया इसको, एफआरपी से, यानी फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस से। ठीक है ना दोस्तों, अब इसे क्या होगा, फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस से, इससे जो फार्मर होगा उस बेचारे को प्रीमियम पेएबल होगा, उसको प्रीमियम दिया जाएगा। ये पर केजी ऑफ शुगर केन कितना दिया जाएगा, उसको ये सेट किया जाता है ये रेट, ताकि उसको कितना लगा है इस पे खर्चा, ताकि इसने 1 केजी शुगर केन बनाया, कम से कम उतना तो कवर हो जाए, उसको हम कहते हैं फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस। ठीक है, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स अगर आप देखोगे इंडिया में, जैसे आपकी उत्तर प्रदेश, जैसे आपका हरियाणा, ठीक है ना दोस्तों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एफआरपी नहीं लिया है, उन्होंने एसएपी लिया है। एसएपी का मतलब होता है स्टेट एडवाइस्ड प्राइसेस। तो स्टेट एडवाइस्ड प्राइसेस 2 क्राइटेरियाज लेती है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा और दूसरा प्रोडक्टिविटी लेवल कितनी है। देखो दोस्तों, व्हाट इज एसएपी? एसएपी मीन्स स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस। स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस का मतलब होता है ये स्टेट देखती है, यहां पे जो शुगर मिल्स है वो देखती है इस फार्मर को बनाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा, यानी शुगर केन बनाने में कितना पैसा लगा और उसकी प्रोडक्शन कितनी ज्यादा बढ़ गई, उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल, उसका जो फसल है वो कितना इंक्रीज हो गया। तो दोनों चीजों को देख के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल को देख के एक प्राइस फिक्स किया जाता है, उसको बोला जाता है स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस। हालांकि ये प्राइस हायर होता है एफआरपी से, तो फार्मर को ज्यादा फायदा आता है एसएपी में एज कंपेयर टू एफआरपी में। इन शॉर्ट सिंपली हमने क्या समझा, यानी 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसएमपी को हटा के एफआरपी लगाए, लेकिन अभी भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो एसएपी लगाती है, जो ज्यादा कीमत देती है फार्मर को एज कंपेयर टू एफआरपी। ठीक है, ओके। अब यहां पे ये रेट कौन डिटरमाइन करता है, ये एफआरपी रेट फार्मर को कितना देना है, ये डिटरमाइन करती है एक कमीशन, और जिसका नाम होता है एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है ना। ये क्या है, ये किसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है। ठीक है ना,
व्हाट इज CACP? CACP मीन्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो यही FRP रेट इज डिटरमाइन करती है। तो यहां पे मैंने लिखा है FRP इज डिटरमाइंड बाय CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है ना दोस्तों? ओके। एंड व्हाट इज FRP? FRP का मतलब होता है जो शुगर मिल कितना मिनिमम प्राइस देगी फार्मर को, उसको हम कहते हैं FRP। और ये कौन डिसाइड करता है? CACP। लेकिन बहुत सारी स्टेट्स अभी भी जो यूपी में है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बुनियाद पे फार्मर को SAP देती है। ठीक है ना, यानी स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस, और वो बहुत ज्यादा होता है FRP से। तो फार्मर को कौन सा फायदा आएगा? SRP, SAP या FRP? तो फार्मर को ज्यादा फायदा SAP में आता है, जो आपके उत्तर प्रदेश में अभी भी लागू है। तो ये हुई फार्मर्स की बात। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करेंगे ये जो शुगर मिल्स है, ये यहां पे जो मैंने अभी बात की थी दोस्तों शुगर मिल्स के बारे में, शुगर प्राइसिंग पॉलिसी, अभी जो शुगर केन प्राइसिंग पॉलिसी 2009 में आई थी, लेकिन शुगर केन प्राइसिंग पॉलिसी अगर हम देखेंगे अब 2018 में क्या हुई। 2018 में सेंटर ने फिक्स किया, 2018 में सेंटर ने फिक्स किया मिनिमम सेलिंग प्राइस, MSP। व्हाट इज मिनिमम सेलिंग प्राइस? दोस्तों सबको पता होती है MSP क्या होता है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। यानी जहां पे मंडियों में अगर फार्मर को कम भाव आया तो वो गवर्नमेंट को बेचता है, और गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस रखा होता है पर केजी ऑफ शुगर केन के लिए, तो वो उसको प्रोवाइड करता है, दैट्स नोन एज MSP। ठीक है ना दोस्तों? सो MSP यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये एंश्योर करे कि जो ये फार्मर है उसको एट लीस्ट मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर मिले, यानी जितना उसको बनाने में लगा कम से कम उतना मिले उसको। ठीक है, दैट्स नोन एज MSP। और यहां पे भी अगर हम देखेंगे तो एक डेटा याद रखना है आपको कि ये जो फार्मर है और गवर्नमेंट कितना बेचती है AY को, यानी अंतरदया जो योजना होती है ना, अंत्योदया अन्न योजना, उस पे 13.5 पर केजी, यानी 1 केजी चीनी जो बेची जाती है वो बेची जाती है 13.5 रुपीज में। ठीक है ना, और ये भी कितने लोगों को? 2.5 करोड़ फैमिलीज अंडर अंत्योदय अन्न योजना स्कीम में। ठीक है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। लेकिन असल में जो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है वो है कि जो शुगर मिल्स है, ये तो हमने फार्मर्स के बारे में अभी तक पढ़ा, लेकिन अभी जो हमने असल में पढ़ना है कि जो शुगर मिल्स है वो क्रंच क्यों हो गई, यानी लिक्विडिटी क्रंच क्यों हुआ शुगर मिल्स को, वो हमने अभी पढ़ना है। तो पहला यहां पे हम देखेंगे हाई शुगर केन प्रोडक्शन। देखो दोस्तों यहां पे अगर हम देखेंगे अभी इंडिया में बहुत ज्यादा यहां पे शुगर केन प्रोडक्शन होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स। पहला फैक्टर है फिक्स्ड प्राइस फॉर शुगर केन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुगर केन का प्राइस फिक्स्ड रखा है, तो कोई भी फार्मर अब किसी भी फैक्ट्री में जाता है, किसी भी शुगर मिल में जाता है, वो अपना शुगर केन बेचता है, वहां पे उसको फिक्स्ड प्राइस मिलता है। ठीक है, तो यहां पे शुगर केन फैक्ट्री जो है वो मोल भाव नहीं कर सकती, वो उस फार्मर को कम प्राइस नहीं दे सकती, तो इसकी वजह से यानी बराबर शुगर केन फैक्ट्री को फार्मर को पैसे देने होते, क्योंकि इसकी रेट तय की है CACP ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, दूसरी बात, डोमेस्टिक प्राइसेस आर हायर देन द इंटरनेशनल प्राइसेस, यानी फार्मर अब एक्सपोर्ट नहीं करता, फार्मर को बहुत ज्यादा यहीं पे मिलता है, अपनी फैक्ट्रीज में मिलता है, फार्मर बेचता है फैक्ट्री में और फैक्ट्री वाले को उसको बराबर देना होता है। ठीक है ना, और उसकी वजह से ये फार्मर ग्रो होता रहता है। लेकिन शुगर केन फैक्ट्री जो होती है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम ग्रो होती है, क्योंकि वो बार्गेन नहीं कर पाती है। ठीक है, तीसरी बात, हाई यील्डिंग वैरायटी, जो मार्केट में भी हाई यील्डिंग वैरायटीज आ गई, फॉर एग्जाम्पल CO, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। CO 238, ठीक है ना, व्हाट इज CO? CO मीन्स कोयम्बटूर, यानी कोयम्बटूर में डेवलप हो गई 238 वैरायटी है, उसका नाम CO 238। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे कहां पे यूज हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखना कि ये हाई यील्डिंग वैरायटी है, शुगर केन की हाई यील्डिंग वैरायटी है CO 238, उत्तर प्रदेश में अभी यूज हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा शुगर केन मिल रहा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा शुगर हासिल होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों इसकी वजह से भी शुगर केन फैक्ट्री जो होती है उसको लेना पड़ता है, ये चीज, ये वैरायटीज उसको लेने पड़ते हैं, और इसकी वजह से उसको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और शुगर फार्मर को और ज्यादा फायदा आता है। लेकिन जो शुगर केन फैक्ट्रीज है वो इसमें भी मोल भाव नहीं कर सकती। तीसरी चीज, अब फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे कि ये उनको लिक्विडिटी क्रंच क्यों हो रहा है, दैट इज केन रिजर्वेशन एरिया। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेस्ट्रिक्शन जोन लगाया था, इसने बोला था कि फॉर एग्जांपल इस एरिया में ये फार्मर सिर्फ इसी कंपनी में अपना माल बेच सकता है। ठीक है ना, यानी फार्मर जो होते थे उनको ऑब्लिगेशन होती थी कि वो इसी फैक्ट्री को अपना माल भेजे, और इसी फैक्ट्री को ऑब्लिगेशन होती थी कि वो अपने ही एरिया के फार्मर से माल लेंगे। ठीक है ना, इससे क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा था
कि एक तो कम से कम सप्लाई होती रहेगी, शुगर केन की सप्लाई होती रहेगी, ठीक है ना। लेकिन इसका परिणाम गलत क्या निकला? वो ये निकला कि कंपनियों ने, फैक्ट्रीज ने, शुगर केन मिल्स ने बार्गेनिंग ही नहीं कर पाए वो, और फार्मर्स भी बार्गेनिंग नहीं कर पाए, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब कंटिन्यूअसली आपने शुगर मिल्स को शुगर केन दिया तो पेमेंट डिले हो रही है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो रही है, और कभी कभी क्या हो रही है, सप्लाईज कम पड़ जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर उस एरिया में फसल फेल हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, तो उस एरिया को देना था ना, उसके फार्मर्स को देने थे ना उस मिल्स में शुगर केन। लेकिन अगर उस एरिया में फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड इन्फेस्टेशन हो गया, फॉर एग्जांपल क्रॉप फेल हो गया, तो वो उस एरिया की फैक्ट्रीज भी ठप पड़ जाती है, ठीक है ना। और दूसरी बात, क्वालिटी कैसी भी हो, उस एरिया में कितनी भी घटिया क्वालिटी होगी, उस एरिया को, उस फैक्ट्री जो उस एरिया में पड़ती है, वो उसी एरिया के फार्मर से माल लेती है, यानी शुगर केन लेती है। तो क्वालिटी जो भी हो, उसको वो ऑब्लिगेशन है कि आपको वहीं से लेना है। आपको हायर क्वालिटी अगर कहीं और से मिलती है, आपको वो नहीं लेना है, बाकी अपने एरिया में जो आपको एरिया दिया गया है, उसी एरिया से आपको माल उठाना है, ठीक है। तो ये भी इन पे बेचारों पे थोड़ा सा शुगर केन फैक्ट्रीज पे ये बोझ पड़ गया, ठीक। और पांचवी बात दोस्तों, मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया। देखो ये बोला गया कि आपको कम से कम 2 शुगर मिल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर होनी चाहिए, यानी कोई भी और फैक्ट्री 15 किलोमीटर के अंदर अंदर नहीं हो सकती, यानी सिर्फ 2 फैक्ट्रियों के दरमियान डिस्टेंस 15 किलोमीटर होनी चाहिए। यानी इससे क्या हो गया दोस्तों, नई फैक्ट्रीज, नई कंपनीज नहीं आ सकती है मार्केट में, कम से कम गैप रखनी है 15 किलोमीटर, ठीक है ना। तो मार्केट में एक किस्म का डिस्टॉर्शन हो गया। जो एंटरप्रेन्योर्स है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनहिबिट एंट्री हो रही है, वहां पे कोई भी नया नहीं आ रहा है वहां पे, ठीक है। ये बात हो गई। और दूसरी बात, ट्रेड पॉलिसी ऑफ शुगर। दोस्तों इंडिया ने बहुत सारे, आपको पता है, इंडिया ने बहुत सारे अपने रेस्ट्रिक्शंस लगाए होते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। यानी अगर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है, अगर आपके पास लाइसेंस है तब जाके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया बहुत कम शुगर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और इसकी वजह से शुगर केन इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, और इसकी प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि डोमेस्टिक फीड करना होता है और बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, ठीक है। तो ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से हमने यहाँ पे देखा कि लिक्विडिटी क्रंच हो गया है हमारे शुगर केन मिल्स में, ठीक है ना दोस्तों। अब और हम देखेंगे कि हम इस लिक्विडिटी क्रंच को अब कैसे खत्म करेंगे। देखो दोस्तों, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल आई थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताते हैं। उन्होंने क्या बताया था उस टाइम पे उन्होंने बताया कि जो अभी हम 10% ब्लेंडिंग कर रहे हैं इथेनॉल के लिए 2022 तक, लेकिन 20% ब्लेंडिंग करेंगे इथेनॉल को 2030 तक। देखो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। अगर हम देखेंगे कि शुगर केन इंडस्ट्री जो होती है, वहां पे क्या सिर्फ शुगर केन मिलता है? नहीं दोस्तों, शुगर केन इंडस्ट्री में शुगर केन भी मिलता है। शुगर केन इंडस्ट्री में शुगर यानी सक्रोस मिलता है, शुगर मिलता है, और आप उसे जैगरी भी बना सकते हैं। आप उससे उसके रॉ मटेरियल जो पीछे रहता है दोस्तों, वहां पे आप उसको फर्मेंटेशन करके इथेनॉल बना सकते हैं। जब आपने इथेनॉल बनाया तो इथेनॉल बनाने से क्या फायदा है? एक तो इथेनॉल मिल गया, दूसरा अगर आप इस इथेनॉल को मिक्स करोगे पेट्रोल के साथ, अगर इस इथेनॉल को आप मिक्स करोगे डीजल के साथ, पेट्रोल के साथ और डीजल के साथ, कम से कम आप इथेनॉल यहां पे अभी तक 2022 तक हमने टारगेट रखा था कि हम इथेनॉल को यानी 10% इथेनॉल मिक्स करेंगे पेट्रोल के साथ और 5% इथेनॉल मिक्स करेंगे डीजल के साथ। ये था टारगेट हमारा 2022 तक। और अब हमने टारगेट क्या रखा 2030 तक, वो है 20% हम इथेनॉल मिक्स करेंगे पेट्रोल के साथ और 5% इथेनॉल मिक्स करेंगे डीजल के साथ। सर क्या होगा इथेनॉल मिक्स करने से? देखो दोस्तों, हम सबको पता है सबसे ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करता है वो है पेट्रोल या वो है क्रूड ऑयल, ठीक है ना दोस्तों। इंडिया को इंपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन अगर हम अपने देश में इथेनॉल बनाएंगे, अगर हम 20% इसमें मिक्स करेंगे तो ये वैसा ही काम देगा जैसे पेट्रोल होता है। तो 20% हमने इंडिया में ही बनाया, क्योंकि इथेनॉल इसके साथ मिक्स होता है तो ये एक्ट करता है एज ए फ्यूल, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर हम इंडिया में 20% इथेनॉल इसको मिक्स कर पाते हैं, यानी 20% इथेनॉल तो बनाना है ना इंडिया में, अगर ये हम बना पाएंगे और फिर उसको मिक्स करेंगे पेट्रोल के साथ, तो इसका मतलब है कि हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल, उसका 80% हमें इंपोर्ट करना होगा। तो हमारा बहुत ज्यादा
अमेरिकन डॉलर्स बच जाएंगे, फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे अकाउंट्स में होता है वो बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन शॉर्ट इसकी वजह से जो हमारे फ्यूल की जो इंपोर्ट की जो सप्लाई चेन होती है, डिमांड होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स भी जमा रह सकते हैं और हमारा मुल्क और ज़्यादा तरक्की कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये टारगेट रहा हमारे नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में। लेकिन इस पे क्या आया था, इस पे फिर ये भी आया था कि हम शुगर केन को ही सिर्फ यूज़ नहीं कर पाएंगे इथेनॉल बनाने के लिए, इसके लिए हम बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को यूज़ करेंगे जिनको हम फीड स्टॉक कहते हैं, यानी सी हैवी मोलेसिस, शुगर केन जूस, बी हैवी मोलेसिस, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, इन सब से हम क्या करेंगे, इन सब से हम इथेनॉल यूज बनाएंगे और फिर उसको हम मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के साथ और डीजल के साथ। ठीक है, ओके। दूसरा चीज, यानी अगर ये फैक्ट्रीज हमारी, अगर ये कंपनीज हमारी कर पाती है यहाँ पे, तो वो बहुत अच्छी बात होगी और इंडिया को बहुत ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स बच जाएंगे। अब इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट बनाया गया, यानी 3 एजेंसीज का एग्रीमेंट हुआ, एक तो बैंक, दूसरा शुगर केन कंपनीज और तीसरा ओएमसी यानी ऑयल मार्केट कंपनीज। इन तीनों का एग्रीमेंट हो गया। बैंक क्या करेगा, बैंक फंड देगा शुगर केन कंपनीज को। शुगर केन कंपनीज किन के साथ मिलकर काम करेंगी, ऑयल मार्केट कंपनीज के साथ, और फिर इथेनॉल प्रोड्यूस करेगी और फिर ऑयल वालों को देगी, ऑयल उनको ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ, और हमारा बहुत ज्यादा इंपोर्ट ऑफ ऑयल बच जाएगा। ठीक है ना, और हम बहुत ज्यादा ग्रो हो पाएंगे। सो दिस इज द मेन मकसद जो इस आर्टिकल का मेन मकसद है। ठीक है, ओके दोस्तों। इसके बाद एक्सपोर्ट सब्सिडी फॉर द शुगर। अगर हम एक्सपोर्ट सब्सिडी फॉर द शुगर की बात करेंगे तो WTO में ये भी, अगर आप देखोगे 3 जनवरी 2022 में द हिंदू न्यूज़पेपर में ये भी एक आर्टिकल आया था। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंट्रीज ने डॉक्यूमेंट डाला था, बहुत सारे कंट्रीज ने कंप्लेंट की थी कि इंडिया एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज देता है अपने लोगों को। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप सब्सिडी नहीं दे सकते अपने लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो फंडा वहां पे उठाया गया था। फिर वहां पे वर्डिक्ट आया, इंडिया ने बोला कि मैं डेवलपिंग कंट्री हूं, इंडिया ने बोला कि मुझे इतना ज्यादा, बहुत सारे रीजन फिर इंडिया ने दिए, तो उसकी वजह से इंडिया को बोला गया कि आप कंटिन्यू रखिए सब्सिडीज, लेकिन कब तक, सिर्फ दिसंबर 2023 तक, यानी 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद आपको ये सब्सिडीज खत्म करने हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, ये भी आप इंपॉर्टेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना। इसी तरह से अब इसको हम कैसे बचा पाएंगे, शुगर मिल्स को कैसे फाइनेंशियली, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल क्रंच से कैसे बचा पाएंगे, तो इसके लिए एक कमेटी बिठाई गई, सी रंगाराजन कमेटी। उसने अपनी रिकमेंडेशन दी 2012 में। ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये जो केन रिजर्वेशन एरिया है उनको खत्म करो। मैंने ऑलरेडी बताया केन रिजर्वेशन एरिया क्या होता है, डिस्टेंस नॉर्म, यानी 15 किलोमीटर वाले डिस्टेंस में कोई कंपनी नहीं आ सकती, कोई फैक्ट्री नहीं आ सकती, यानी इसको भी हटा दो, और 5 to 10% जो इंपोर्ट ड्यूटीज है उससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन शुगर केन या शुगर। ठीक है ना, तो ये उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में दी। इसी तरह से दोस्तों, नीति आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन में दी, इसने एक टास्क फोर्स, एक एजेंसी बनाई दोस्तों नीति आयोग ने, और नीति आयोग के जब ये टास्क फोर्स बनाई दोस्तों, तो वहां पे उन्होंने फिर बोला, उन्होंने भी फिर अपनी रिकमेंडेशन दी। उन्होंने क्या बोला, एडॉप्शन ऑफ द रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला यूज करो। उसी तरह से बोला वाटर इंसेंटिव, यानी जो भी आप वेराइटीज लगाओगे अगर उनमें पानी कम जाता है तो उससे हमारा बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा वाटर को यूज करने में, तो वो क्रॉप्स लगाओ। इसी तरह से इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल को मिक्स करो, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इथेनॉल बनाओ। रिवाइज एमएसपी उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे दो। एक्सपोर्ट इंसेंटिव फॉर WTO कंप्लीमेंट एंड डिसकंटिन्यू बफर स्टॉक्स जॉगरी, यानी जो हम यहाँ पे बनाते थे शुगर केन से जॉगरी, लेकिन अब उन्होंने बोला जॉगरी को खत्म करो, हमें इथेनॉल चाहिए, इथेनॉल बनाओ। ठीक है ना, इथेनॉल बनाओ, शुगर बनाओ, इथेनॉल बनाओ, और इथेनॉल हम फिर पेट्रोल के साथ मिक्स करेंगे और हमारा बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में। ठीक है ना, तो इस चीज को एग्जामिन करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है DFPD, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक वर्किंग कमेटी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों न्यूज इन शॉर्ट्स में। तो न्यूज इन शॉर्ट्स में पहले ऑयल राइजेस पास्ट 7 years हाई ऑन द सप्लाई फियर्स, यानी जो ऑयल का प्राइस है दोस्तों वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोस्तों रीजन क्या है, यहां पे मैं आपको बताऊंगा, 2 रीजन है। पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ऑयल प्राइस रोज मोर देन 1 अमेरिकन डॉलर, यानी 1 अमेरिकन डॉलर इसका प्राइस हो रहा है, यानी पर बैरल इसका बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है, रीजन है जो अभी डिसरप्शंस हो रहे हैं ड्यू टू एस्केलेटिंग हॉस्टिलिटी, जो अभी 2 ग्रुप के दरमियान यहाँ पे जंग हो रही है, कोल्ड वार हो रहा है, दैट इज ईरान एंड सऊदी अरबिया, सबको पता है। ठीक है ना दोस्तों, उनकी वजह से ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों साइड से देखो दोस्तों, इकोनॉमी में जब प्राइस राइज होता है तो 2 चीजों की वजह से होते हैं, या होता है
सप्लाई साइड की वजह से या होता है डिमांड साइड की वजह से। अगर सप्लाई कम आ गई तो उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ जाता है, और अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो प्राइस का राइज बढ़ जाता है। ठीक है ना दोस्तों। पहले हम देखेंगे सप्लाई साइड में। सप्लाई साइड में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ऑयल का प्राइस राइज हो गया। पहले दोस्तों सप्लाई साइड में यहाँ पे जो अमेरिका की कंपनीज हैं वो कम ड्रिलिंग कर पाए, वो कम ऑयल निकाल पाए, बिकॉज क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको में हुरिकेन्स आया था, और जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे क्या कर पाए, वो लोग यहाँ पे ड्रिल ही नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से ऑयल यहाँ पे ये नहीं ले पाए। दूसरी बात तो सप्लाई कम हो गई। दूसरी बात कार्टेलाइजेशन। व्हाट इज कार्टेलाइजेशन, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊं। कार्टेलाइजेशन होती है जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज होते हैं, जो दिग्गज खिलाड़ी होते हैं मार्केट में, बड़े 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 लोग जो होते हैं जो यहाँ पे तेल बनाते हैं, जब वो बैठते हैं मिल बैठ के और फिर वो वहाँ पे प्राइस डिटरमाइन करते हैं, हम कितना प्राइस रखेंगे एक बैरल तेल का, एक बैरल पेट्रोल का, एक बैरल क्रूड ऑयल का। ठीक है ना, उनको हम कहते हैं कार्टेलाइजेशन। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इस बार प्राइसेस बढ़ा दिए। ठीक है ना, यानी जो OPEC कंट्रीज है, यानी ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज जो है, उन्होंने यहां पे प्राइसेस बढ़ा दी। ठीक है, ये हुआ दूसरा रीजन। तीसरा रीजन दोस्तों, तीसरा रीजन है कि जो यहां पे सप्लाई आती थी रशिया से वो कम आ गई। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है रशिया अब OPEC में शामिल हो गया, तो वो OPEC प्लस बन गया। ठीक है ना, जब OPEC प्लस बन गया तो रशिया ने यूक्रेन के साथ वार किया और ऑब्वियसली सप्लाई शॉक हो गया। ठीक है, और इसी तरह से एक और रीजन है दोस्तों, जियोपॉलिटिकल टेंशन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, इनमें आपस में अनबन हो रही है दोस्तों, तो जिसकी वजह से ये बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, तो ये उन्होंने सप्लाई, क्योंकि अभी दूसरे काम में लगे, जंग के काम में लगे, बाकी काम में लगे, तो ये अब नहीं बेच रहे हैं ऑयल। ठीक है ना, तो ऑयल शॉक हो रहा है, यानी सप्लाई शॉक हो रही है। अब डिमांड साइड की बात करेंगे। डिमांड क्यों बढ़ गई ऑयल की? डिमांड इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो चाइना को बहुत ज़्यादा चाहिए था ऑयल, अब उसको ऑयल नहीं मिला, तो चाइना क्या कर रहा है, कोल इश्यूज हो रहे हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से चाइना को बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है ऑयल का, और ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइसेस राइज हो ही जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों विंटर आ रहा है तो हमें तेल बहुत चाहिए होता है विंटर्स में। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली राइज प्राइस होता है। इसी तरह से दोस्तों कोविड-19 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जिसके बाद हमें डिमांड फॉर फ्यूल बढ़ने लगा। तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद सारी कंपनीज एक साथ खुल गई, फैक्ट्रीज खुल गए, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, तो प्राइस जो ऑयल की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसी वजह से प्राइस भी राइज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटा मोटा आर्टिकल था, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक, अभी यहाँ पे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्री की जो इंपोर्टेड बिल है, यानी अगर हम देखेंगे कि 20% अगर इंडिया इंपोर्ट करता है तो 20% इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल का। ठीक है ना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पे याद रख लेना। इसी तरह से इंक्रीज इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द ओवरऑल इकोनॉमी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में यानी इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई बढ़ रही है फिर। ठीक है दोस्तों, अच्छा इंडिया यहाँ पे क्या कर रही है, अब इंडिया को अब बहुत ज़्यादा रेट्स पे वहाँ पे भी मतलब पेट्रोल मिलता है, तो ये यहाँ पे टैक्स कट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिसकी वजह से इंडिया को और ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होगा। अगर ये टैक्स कट करेगा तो रेवेन्यू लॉस होगा, अगर रेवेन्यू लॉस होगा तो इंडिया को फिस्कल बैलेंस पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर हम देखेंगे इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, लेकिन आपको पता है इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है? इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इसी ऑयल से जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना, इंडिया वो एक्सपोर्ट करता है, जैसे ग्रीस, जैसे लिब्रिकेंट, जैसे रिफाइन, जैसे एविएशन टायर, ये ज़्यादा यहाँ पे ये क्या करता है दोस्तों, इसका फिर एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप मुझे बताओ, अगर इंडिया यहाँ पे क्रूड ऑयल यानी इनपुट में अगर रॉ मटेरियल ही इसको ज्यादा कास्ट पे पड़ रहा है, यानी क्रूड ऑयल ही ज्यादा कास्ट पे पड़ रहा है, तो जो ये यहां से बेचता है वो तो अपने प्राइस पे बेचेगा, इसका मतलब है ना इसका प्रॉफिट कम होता जाएगा, और अगर प्रॉफिट कम हो गया तो इंडिया को ऑटोमेटिकली फॉरेन रिजर्व्स कम आ जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था एक छोटा मोटा सा आर्टिकल। इसी तरह से स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम, यानी जिसे हम SAAR कहते हैं। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है, हमने अपने लेक्चर्स में बताया है, वो वहां पे चेक कीजिए। तो इसमें यानी स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज SAAR। एंड व्हाट इज SAAR? SAAR का मतलब होता है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंडर 15 प्रीमियर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स आएंगे जो अपने ही कंट्रीज के होंगे, जो वर्क इसके अंडर करेंगे, ताकि हम क्या करेंगे, स्मार्ट सिटीज मिशन को हम अंडरटेक करेंगे। ठीक है ना,
ओके दोस्तों, इसमें और क्या होगा, इसमें ये होगा द इंस्टीट्यूट्स विल डॉक्यूमेंट द आउटकम्स ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स एंड हाउ दे आर इंपैक्टिंग द लाइव्स ऑफ अर्बन सिटीजन्स। ये क्या करेंगे, ये बिल्कुल इसमें रिपोर्ट लिखेंगे कि हाउ दे आर इंपैक्टिंग द लाइव्स ऑफ अर्बन सिटीजन्स, यानी ये जो स्मार्ट सिटीज मिशन है ये कैसे अर्बन सिटीजन्स पे प्रभावित होते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ सकता है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये हो सकता है कि इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज है। ये जॉइंट इनिशिएटिव किसने लिया है, MOHUA यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने, ठीक है ना, और लीडिंग इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री ने, इनकी कॉम्बिनेशन से जॉइंट इनिशिएटिव से हमने SAARS लिया। अंडर, ये किसके अंडर होता है, स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है दोस्तों, बस इतने पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं आपको। अब एक और आर्टिकल है, दैट इज चिप्स टू स्टार्टअप, यानी जिसको हम C2S कहते हैं, चिप्स टू स्टार्टअप, यानी हम चिप्स यूज करेंगे किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए। देखो दोस्तों, जो यहां पे कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री यानी MIT जिसे हम कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्वाइट किया कितने एप्लीकेंट्स को, बहुत सारे एप्लीकेंट्स को फ्रॉम 100 एकेडमिया, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, स्टार्टअप से एंड मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। ठीक है ना, तो यहां पे उन्होंने इनवाइट किया ताकि आप C2S प्रोग्राम में शामिल हो जाओ। तो कहां से इन्विटेशन, कहां से एप्लीकेशंस आएंगे, 100 एकेडमिया, R&D, स्टार्टअप, MSME से। किस लिए, ताकि ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है C2S यानी चिप टू स्टार्टअप, इसमें ये काम करेंगे। दोस्तों इससे क्या होगा, फिर इससे ये होगा कि हम ट्रेन कर पाएंगे 85,000 हाई क्वालिटी एंड क्वालिफाइड इंजीनियर्स को। ठीक है ना दोस्तों, और वो क्या करेंगे फिर, जब हम उनको ट्रेन करेंगे किस एरिया में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन, यानी इसमें हम उनको ट्रेन करेंगे ताकि वो यहां पे फिर क्या कर पाएंगे, एनर्जी और एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट में फिर ये चीजें हेल्प करेंगी। जब हम इन इंजीनियर्स को यहां पे ट्रेनिंग देंगे, फिर वहां से जो आउटकम निकलेगा वो इस सेक्टर में काम आएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां पे इंप्लीमेंट कहां पे होगा, IITs में, NITs में, IITs में। ठीक है ना, और इसकी नोडल एजेंसी कौन होगी, CDAC होगी उसकी नोडल एजेंसी। तो यहां पे जो आपके प्रीलिम्स में पॉइंट बन सकता है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया 16 जनवरी विल बी सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्टार्टअप डे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 16 जनवरी को हम डिक्लेयर किए हैं एज ए नेशनल स्टार्टअप डे। दोस्तों अब बात करते हैं हम NASSCOM रिपोर्ट ऑन स्टार्टअप्स। ठीक है ना, तो दोस्तों यहां पे थोड़े से की पॉइंट्स है वो हमें याद रखने हैं। वो ये कि मोर देन 2250 स्टार्टअप्स इन इंडिया वर एडेड इन द ईयर 2021, यानी इतने नए स्टार्टअप्स हमने 2021 में, यानी 2250 स्टार्टअप्स हमने नए बनाए। ठीक है ना दोस्तों, और इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि स्टार्टअप की वजह से 24.1 बिलियन इन 2021 हमें रेज हो गया, यानी 2-fold इंक्रीज हो गया, हमारे इतने अमेरिकन डॉलर्स बढ़ गए स्टार्टअप्स की वजह से। ठीक, और इसकी वजह से 6.6 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब मिला और 34.1 लाख लोगों को इनडायरेक्ट जॉब मिला स्टार्टअप्स की वजह से। ठीक है ना, और अगर हम देखेंगे कि इन स्टार्टअप्स की वजह से इंडिया 2021 में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ डील्स एंड नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, अगर हम कंपेयर करेंगे इंग्लैंड, अमेरिका, इसराइल और चाइना, यानी इसके बाद यानी 5वें नंबर पे आता है इंडिया, जिसको स्टार्टअप्स की वजह से इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट हो गई। ठीक है दोस्तों, ये आप फिगर्स थोड़े से याद रखना, अगर आपको मेंस में अपना आंसर बिल्कुल जबरदस्त बनाना है तो आप इस डेटा को याद कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज RBI रिलीजेस फ्रेमवर्क फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट। देखो दोस्तों, यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक तो लिखा है ऑफलाइन और दूसरा लिखा है डिजिटल पेमेंट। अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल मैं जम्मू एंड कश्मीर में रहता हूं, मैं यहां पे M-Pay चलाता हूं, ये जम्मू एंड कश्मीर की एक ऐप है जहां पे मैं इंटरनेट यूज करके पैसे ट्रांसफर करता हूं, या कोई फोन पे चलाता है, कोई M-Pay चलाता है, कोई गूगल पे चलाता है, लेकिन इन सब चीजों में हमें क्या यूज होता है, इंटरनेट। लेकिन RBI ने क्या यूज किया, ऑफलाइन, जहां पे आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पे आपको किसी भी टेलीकॉम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। कितने पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आप एक दिन में 200 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 2000 है, यानी एक ट्रांजैक्शन में सिर्फ 200 आप
ट्रांसफर कर सकते हैं और एक दिन में 2000 आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही ट्रांजैक्शन में सिर्फ 200 रुपए आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब ये कैसे होगा सर, अगर इंटरनेट भी नहीं है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन भी नहीं है, बटन वाला फोन है, कीपैड वाला फोन है, तो आप कैसे यूज कर सकते? तो उसके लिए जैसे कि 2012 की बात बताऊंगा दोस्तों, वहां पे उस टाइम पे *99# वहां पे ये यूज करते थे हम। इसकी वजह से क्या होता था, हम ट्रांसफर कर सकते थे पैसे। तो बिल्कुल आरबीआई ने इस बार भी ऐसे ही किया कि यहां पे जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, यहां पे फिर क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हम कोई जो आपका कीपैड वाला फोन होगा, यहाँ पे हम ये कोड्स जिसको हम USSD कोड्स बताते हैं दोस्तों, ये यूज कर सकते हैं और इसकी वजह से हम ट्रांसफर कर सकते हैं पैसों को। इसके लिए आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको विदाउट एन एडिशनल फैक्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास गूगल पे है तो पहले आपको उसमें नंबर डालना होता है ताकि आप यही हो, या पहले आपको इसको फिंगरप्रिंट देना होगा ताकि आप ये देखता है कि ये आप ही हो, ऑथेंटिक यूजर है कि नहीं है। ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे आपको सिर्फ क्या करना है, अपना मोबाइल लेना है और दूसरे का मोबाइल, लेकिन इसके विसिनिटी में रखना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंटली याद रखना, दोनों मोबाइल एक साथ होने चाहिए, इसी रेंज में, इसी विसिनिटी में। तो आप यहां पे *99# लगा सकते हैं और फिर 200 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें। तो इसी तरह से आप एक दिन में 2000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं इस वाले से इस वाले तक। लेकिन आपके मोबाइल में आप पैसे कहां से आएंगे, इस अकाउंट नंबर में मोबाइल कहां से आएंगे, उसके लिए आपको ऑनलाइन मोड यूज करना होगा। उसके लिए ऑफलाइन मोड से आप पैसे नहीं डाल सकते। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली यहां पे याद रखना है। ओके। इससे क्या फायदा आएगा, इससे ये फायदा आएगा कि जो रूरल एरियाज है जहां पे इंटरनेट यूज नहीं चलता या जहां पे स्लो इंटरनेट चलता है, वहां पे आप ऑफलाइन मोड की वजह से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सो दिस इज द बेस्ट इनिशिएटिव। इसके बाद दोस्तों इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ये ऐसी स्कीम है जिसकी वजह से आप जो MSMEs है उसको आप पैसे दे सकते हो, लोन पे पैसे दे सकते हो विदाउट कोलेटरल, यानी जो आप कुछ भी गिरवी नहीं रख सकते लेकिन फिर भी आप उनको लोन दे सकते हैं। तो ये ऐसी है जिसने जो किसके अंडर काम करते हैं, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर काम करते हैं, जिसने बहुत सारा लोन दिया है इन मल्टी MSMEs को और उन्होंने फिर अपना बिजनेस अच्छे से रन किया। ठीक है ना, जब भी उनको पैसों की जरूरत पड़ी। ठीक है दोस्तों। तो एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है DSIBs। व्हाट इज DSIBs? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, यानी हर बार एक रिपोर्ट निकलता है जिसकी वजह से हम DSIB करार देते हैं किसी बैंक को। यानी कौन सा बैंक डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक है। यानी व्हाट इज DSIB? DSIB ये होता है, वो बैंक होता है जो अगर आप उसको कुछ भी कर सकते हो लेकिन वो फेल नहीं हो सकता। वो इतना बड़ा हो गया है, उसने इतना बिजनेस ग्रो अप किया होता है, वो इतना बड़ा अब विशाल बन चुका होता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स, उसके टर्नओवर, उसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा बढ़ गया होता है कि अब उसको बैंकरप्ट होना कोई भी चांस नहीं होता है। यानी आप उसको बैंकरप्ट नहीं कर सकते, वो बैंकरप्ट नहीं हो सकता है अब। ठीक है ना। यानी आपका पैसा वहाँ पे सिक्योर माना जाता है, सेफ माना जाता है। जैसे आप पैसे गवर्नमेंट में भरते हो, इसी तरह से आप अपने पैसों को सेफ मान के चल सकते हो उन बैंक्स में। तो इस बार भी RBI ने बोला कि ऐसे 4 बैंक्स है, 3 बैंक्स है जो DSIB में दाखिल हो गए। वो है SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक। यानी ये ऐसे दिग्गज खिलाड़ी है, ऐसे दिग्गज बैंक है कि जो अब बैंकरप्ट नहीं हो सकते। आप अपने श्योरली वहां पे पैसे जमा करा सकते हैं। ठीक है ना। तो कौन से DSIB में आ जाते हैं? ये ऐसे बैंक होते हैं जिनका 2%, यानी जिनका इतना प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होते हैं जो एक कंट्री के 2% से ज़्यादा होती है। अगर किसी कंट्री का GDP फॉर एग्जांपल 100 रुपये है, ठीक है, तो अगर इस बैंक के पास एसेट 2 रुपीज़ है या मोर देन 2 रुपीज़, तो हम इस बैंक को DSIB करार देते हैं। ठीक है। ओके। इसी तरह से एयरटेल पेमेंट्स बैंक एज ए शेड्यूल्ड बैंक, एक और आर्टिकल है दोस्तों। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है उसको अब शेड्यूल्ड बैंक्स में एनलिस्ट किया गया है। देखो दोस्तों, शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है हम सबको पता है। RBI एक्ट 1934 में शेड्यूल्ड बैंक्स को यानी सेकंड शेड्यूल बैंक्स बनाए गए। यानी इसमें यह होता है कि अगर किसी को आप सेकंड शेड्यूल बैंक में रखोगे तो वो बैंक फिर एलिजिबल रहता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल उसको हम द बैंक इज एलिजिबल फॉर डेब्ट लोन्स एट द बैंक रेट फ्रॉम RBI। ठीक है ना। ऑटोमेटिकली एक्वायर द मेंबरशिप ऑफ क्लियरिंग हाउसेज, और वो बैंक फिर क्या होता है, रिडिस्काउंट ऑफ द फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल्स फ्रॉम द RBI। तो ये 3 बेनिफिट्स रहते हैं उस बैंक को जो शेड्यूल्ड बैंक बन जाता है। तो इस बार कौन सा बैंक शेड्यूल्ड बैंक बन गया? एयरटेल पेमेंट बैंक हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय RBI एज द शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है ना, अंडर एक्ट RBI एक्ट 1934।
ठीक है, ओके। एक और आर्टिकल है दोस्तों, दैट इज इंडिया टू यूज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू काउंटर देवास आर्बिट्रेशन केस अब्रॉड। देखो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। दोस्तों यहां पे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये देवास आर्बिट्रेशन केस क्या है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। देवास आर्बिट्रेशन केस, देखो दोस्तों यहां पे मैंने थोड़ा सा लिखा है। देवास क्या है? देवास बेसिकली बेंगलुरु बेस्ड मल्टीमीडिया कंपनी है जो यहां पे सैटेलाइट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, ओके। अगर हम एंट्रिक्स की बात करेंगे, व्हाट इज एंट्रिक्स? एंट्रिक्स क्या है दोस्तों? ये इसरो की यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कमर्शियल आर्म है। यानी जो इंडियन गवर्नमेंट की ये ओनर्ड कंपनी है, ये इसरो की कमर्शियल आर्म है। यानी कोई चीज़ बेचना, कोई चीज़ खरीदना, वो किसके जरिए कराया जाता है? एंट्रिक्स के जरिए। कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर सैटेलाइट का कोई भी पार्ट बेचना होगा, खरीदना होगा, वो किसके जरिए बेचती है? थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नोन एज एंट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। और इसको कौन ऑपरेट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक। अब क्या हुआ? एंट्रिक्स दिवस 2005 में डील हो गई। इस एंट्रिक्स ने दिवस को बोला कि आप यूज कर सकते हैं मोबाइल सर्विसेज के लिए यहां पे एस बैंड सैटेलाइट्स, ठीक है ना। ये एंट्रिक्स ने लीज पे दिया किसको? देवास को। तो इनके दरमियान डील हो गई, ठीक है। लेकिन जब 2011 में यूपीए गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने इस डील को कैंसिल किया। क्यों? उन्होंने बोला कि ये जो एस बैंड है ये यूज होता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, आप ये किसी प्राइवेट कंपनी को कैसे दे सकते हो, ठीक है ना। तो डील कैंसिल हो गई। इसके बाद देवास कहां जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। तो वहां पे जब केस हुआ तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना डिसीजन दिया कि एंट्रिक्स को 1.6 यूएस यानी अमेरिकन डॉलर कंपनसेशन देना पड़ेगा देवास को, ठीक है ना। लेकिन आज ये न्यूज में क्यों है? आज 3 जनवरी 2022 को ये इसका वर्डिक्ट आया है कि देवास वन द केस। देवास ने ये कोर्ट ऑर्डर जीत लिया है और देवास अब क्या करेगा? देवास अब जो इंडिया का एयर इंडिया प्रॉपर्टी है उसके 30 मिलियन यूएस डॉलर्स इस पे ऑर्डर कर सकता है और यहाँ पे प्रॉपर्टी सीज कर सकता है, ठीक है ना। यानी देवास जो प्राइवेट कंपनी थी वो इंडिया के एयर इंडिया प्रॉपर्टी पे 30 मिलियन अमेरिकन डॉलर का सीज कर सकती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था इस न्यूज में जो हमने पढ़ा, देवास एंट्रिक्स एग्रीमेंट, ठीक है ना, इसीलिए ये न्यूज में है। तो यहां पे आप छोटे छोटे से आर्टिकल से वो है इंडिया ऑन ट्रैक टू सरपास चाइना एज द थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल कंज्यूमर बाय 2026 को। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ये बिल्कुल भी इसमें थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आप खुद पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें मैं क्या बताऊं। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज रिलीज ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, ठीक है ना, यानी मित्रा पार्क स्कीम, इसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से दोस्तों तो ये यहाँ पे आपका जो आपका यहाँ पे इकोनॉमिक पोर्शन है वो खत्म हो चुका है दोस्तों। इसके बाद कल के लेक्चर में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटी, ठीक है ना। कल के लेक्चर में दोस्तों सिक्योरिटी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन हमने कंप्लीट किया, सिक्योरिटी उठाएंगे कल से डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। दोस्तों आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहे और कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहाँ पे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। वी विल गो अकॉर्डिंगली, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।